राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव की दुदुम्बी बज चुकी है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है कि भाई नवंबर माह का जो माहौल है वो सर्दी से पहले गर्माहट से भरा रहेगा। और ये 7 सीटें जिसमें 5 विधायक सांसद बन गए और 2 विधायकों का असामयिक निधन हो गया। उसके बाद ये इन सीटों पे चुनाव हैं। क्या हालात हैं, जाति और परिवार का फैक्टर क्या रहेगा, कौन कहां से टिकट का दावेदार है, क्या भाजपा और कांग्रेस हारे हुए चेहरों पे दांव खेल सकती हैं? क्योंकि इन 7 में से 5 सीटें कांग्रेस के विधायकों वाली थी, 1 सीट आरएलपी की और 1 भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया, उसके बाद में झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा, खींवसर, 84, सलूमगर और रामगढ़ सीटों पे उपचुनाव की घोषणा हो गई है। और 2023 के नवंबर में चुनाव हुआ था, फिर से नवंबर में चुनाव है, 12 महीने से थोड़ा पहले। अब 5 सीट जो है वो सांसद बनने के कारण रिक्त हुई है। ऐसे में उपचुनाव के लिए जो रीजन बनता है, पहले बनता आया और कहा जाता रहा है कि कांग्रेस भारी पड़ती है, तो वो ज्यादातर निधन वाले मामले में रहा। चाहे पहले वो प्रीति शक्तावत का बनना रहा, चाहे गायत्री देवी सहाड़ा का बनना रहा, या मनोज कुमार का सुजानगढ़ से, या सरदार शहर से अनिल शर्मा का, और भी जो लोग डेथ होने के कारण एक अलग माहौल रहता है। लेकिन यह एक बड़े नेता का प्रमोशन हो जाता है स्टेट असेंबली से सेंट्रल लेजिस्लेशन में। और उसके बाद जैसे खींवसर देखें तो लगातार जो चीज़ें हैं वो हनुमान बेनीवाल उपचुनाव करा ही रहे हैं, वहाँ लगातार करा रहे हैं। ऐसे में चीज़ें हैं कि लोग किस तरह से टॉलरेट करेंगे वोटिंग के दौरान। क्योंकि उपचुनाव की घोषणा से पहले जो विभाग ट्रांसफर को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है, शिक्षा विभाग, जिसमें ट्रांसफर बंद हैं। और दौसा जिला 40 प्रिंसिपल ट्रांसफर कर दिए गए शिक्षा विभाग ने एक ही लिस्ट में, जिसमें से 39 अकेले दौसा जिले के थे। और बैन है उसके बावजूद 3rd ग्रेड शिक्षकों के तबादले किए गए। उससे पहले नगरीय निकायों में पॉलिटिकल पोस्टिंग की थी, सेवरत सदस्यों की थी, उस पर रोक लगा दी और शिक्षा विभाग वाले लिस्ट पे भी रोक लगा दी। तो आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो चुकी हैं। अब इन विधानसभा क्षेत्रों में कोई भी उद्घाटन, लोकार्पण और सरकारी योजना की घोषणा नहीं हो सकेगी। अब बात यह है कि सरकार ऐसी कोई घोषणा नहीं कर सकेगी जिससे इन सीटों पर वोटर प्रभावित हो, और महीना भर जो मामला है वो चलेगा तनातनी वाला। 7 सीटें राजस्थान की 3.5% जो राज्य है 200 सीटों के लिहाज से, वो अब चुनावी मोड में रहेगा। और इन 7 सीटों में भाजपा के पास सलूमगर थी जहां अमृताल मीणा का निधन हुआ, और बाकी की 6 सीटों में से जैसा मैं जिक्र कर रहा हूं कि 4 पे कांग्रेस रही, 1 पे बीटीपी रही और बीएपी, और 1 पे आरएलपी। क्योंकि झुंझुनू, दौसा, देवली उनियारा और रामगढ़ सीट पे कांग्रेस के एमएलए थे। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद अब खाली हुई सीटों पर जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा की है, उसमें इन 7 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है। तो 7 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां सहानुभूति की लहर नहीं है, विश्वास की लहर है। क्या विश्वास कांग्रेस के विधायक जो कि प्रमोट हो गए, बीएपी के विधायक प्रमोट हो गए, आरएलपी के विधायक प्रमोट हो गए और सांसद बन गए, क्या उन्हीं की नज़र वाले लोग या उन्हीं के सपोर्ट वाले लोग ही विधायक बनेंगे इन सीटों पे उपचुनाव में? उपचुनाव, पिछले कुछ उपचुनाव देखें तो कांग्रेस के पक्ष में रहे हैं। राजस्थान में 2024 की शुरुआत में जब करणपुर में 22 मेन इलेक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि 199 सीटों पे चुनाव हुआ था नवंबर में। ये जब जनवरी में चुनाव हुआ गुरमीत सिंह कुन्नर के बाद, तो भाजपा ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को पहले मंत्री बना दिया जो प्रत्याशी थे, और वो चुनाव हार गए। भाजपा को झटका लगता है, पहला भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के बाद पहला। दूसरा बागीदोरा में लगा, उपचुनाव हुआ लोकसभा चुनाव के साथ ही, और वहाँ कांग्रेस के महेंद्रजीत मालवीय इस्तीफा देके बीजेपी में आते हैं और सांसद का चुनाव लड़ते हैं। राजकुमार रोत से सांसद का चुनाव हार जाते हैं और बागीदोरा में भी भारत आदिवासी पार्टी जीत जाती है। अब बीजेपी की जो पहले राह मुश्किल थी, लेकिन अब हरियाणा में जिस तरह से भाजपा जीती है और इन सीटों पे कुछ फर्क पड़ता है, खास करके झुंझुनू पे, और भाजपा ने जिस तरह का मैकेनिज्म अपनाया है कि जाट वर्सेस नॉन जाट वाला जो सेटअप भाजपा अपने वोट बैंक की ओर आई है, ऐसे में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेके ऐसा कहा जा रहा है कि भाजपा ने 3 से 5 प्रत्याशियों का पैनल प्रत्येक सीट पे केंद्रीय नेतृत्व को भिजवाया है।
कांग्रेस भी रायशुमारी कर रही हैं, क्योंकि जो बीजेपी की जो कोर कमेटी है उसकी रविवार को बैठक हुई थी, जिसमें यहाँ के लोग जो हैं वो थे ही, लेकिन भूपेंद्र यादव और सतीश पूनिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। और सारी चीज़ ये है कि बड़ा अगर देखा जाए कि इन सीटों पे कौन कौन कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि अगर दौसा सीट की बात करें तो भाजपा वहाँ मुरारीलाल मीणा का जो कद बढ़ा है और वहाँ से जो सांसद बने हैं, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस मुरारीलाल मीणा के आधार पे ही टिकट देगी, वो जिसे चाहेंगे। लेकिन भाजपा जो है वो अपनी साख को हासिल करने की कोशिश में है और कांग्रेस जो है अपने पॉलिटिकल वर्चस्व को कायम रखने की कोशिश है। किरोड़ीलाल मीणा का मंत्री पद और उनका मान मनोबल मनोहार ये भी सीट से जुड़ा हुआ है। भाजपा के लिए कहा जा रहा है कि भाजपा दौसा सीट पर एक बार फिर से ब्राह्मण चेहरे पे दांव खेल सकती हैं। ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोट बैंक है, ब्राह्मण सीएम हैं, बड़ी संख्या में ब्राह्मण जो हैं भाजपा के राज में खासे प्रभावी पदों पे हैं। ऐसे में 2023 में जो प्रत्याशी रहे पूर्व विधायक शंकर लाल शर्मा को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। अब किरोड़ीलाल मीणा वाला एंगल जो है कि उनके भाई जगमोहन मीणा को क्या भाजपा जो है वो टॉलरेट कर सकती है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में जगमोहन मीणा के लिए टिकट मांगा था। लोकसभा चुनाव के बाद ये छोड़ दी थी सीट मंत्री पद की, लेकिन अभी तक इस्तीफा नहीं और इसके बीच चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हैं। नंदलाल बंसीवाल की अगर बात की जाए कि अगर बीजेपी ब्राह्मण और एसटी के बजाय एससी पे दांव खेलती हैं तो पूर्व विधायक नंदलाल बंसीवाल भी यहाँ से कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि ये सीट जब शेड्यूल रिजर्व हुआ करती थी तब बंसीवाल 2 बार एमएलए रहे थे। और अगर पार्टी जो है वो एक टिकट एक परिवार वाला नियम लागू करती है तो फिर जगमोहन मीणा और बंसीवाल दोनों इस दौड़ में पिछड़ सकते हैं, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा मंत्री हैं, उनका भतीजा राजेंद्र भी विधायक हैं और नंदलाल बंसीवाल के भतीजे विक्रम बंसीवाल भी एमएलए हैं। सिकराय से ममता भूपेश को हरा के आए हैं। तो कांग्रेस की अगर बात करें तो मुरारीलाल मीणा की पत्नी सविता जो पिछला एमपी का चुनाव लड़ी थी और बेटी निहारिका मीणा के नाम पे भी विचार चल रहा है। कांग्रेस जीआर खटाणा की बात चल रही है कि सचिन पायलट के करीबी गुर्जर मीणा पैक्ट अगर चलता है, सचिन पायलट के नज़दीकी हैं गजराज खटाणा और नाम उनका चला है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव रहे नरेश मीणा का नाम है। विधानसभा चुनाव में नरेश ने 12 जिले की छबड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में हालांकि नज़दीकी हुई वापस, लेकिन सचिन पायलट की नज़दीकी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर दौसा से टिकट नहीं मिलता है तो नरेश मीणा को कांग्रेस देवली उनियारा पे भी शिफ्ट कर सकती है। पर यह है कि गुर्जर मीणा पैक्ट जो कि विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पे हुआ था, क्या इस बार फिर से होगा, बड़ी चीज़ है। और कांग्रेस दोनों ही सीटों पर अगर मीणा प्रत्याशी उतारती हैं और भाजपा गुर्जर और अपने मूल वोट बैंक की ओर लौटती हैं तो देखने वाली बात है। अब कांग्रेस अगर इस सीट पर ब्राह्मण चेहरा देखें, संदीप शर्मा का नाम है, सचिन पायलट के खास हैं, कई पदों पे रहे हैं। अगर बात करें अपन हरियाणा से सटी हुई झुंझुनू सीट की, भाजपा कांग्रेस की परंपरागत सीट झुंझुनू पर अब क्या चाल चलेगी, क्योंकि यहाँ 4 चुनाव से लगातार कांग्रेस जीत रही है। अब लोकसभा सीट से जीत के कांग्रेस के विधायक जो थे ब्रजेंद्र ओला वो संसद पहुंचे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ओला परिवार से एक और टिकट दे सकती है, क्योंकि एक परिवार एक टिकट वाला फार्मूला कांग्रेस में लागू नहीं हो सकता। होता अक्सर हो सकता नहीं। बबलू चौधरी ने पिछला चुनाव लड़ा था लेकिन वो हार गए थे और चुनाव प्रभावी तरीके से नहीं लड़ पाए। ऐसे में बबलू चौधरी यहाँ संभावित उम्मीदवारों में हैं। राजेंद्र भांबू का नाम भी यहाँ चल रहा है। राजेंद्र भांबू ने पिछले चुनाव में भी टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़े थे। उन्होंने 42,000 के आसपास वोट भी लिए थे और भाजपा के प्रत्याशी 57,000 वोट ले गए। ऐसे में भांबू का एक स्कोर बनता है। तो बड़ी चीज़ ये है कि अगर देखें भाजपा अगर जाट चेहरे की बजाय मूल ओबीसी पे जाती है और माली वोट बैंक को देती है तो जिलाध्यक्ष बनवारीलाल सैनी का नाम है। उसके अलावा शुभकरण चौधरी जो उदयपुर वाटी से 412 वोट से चुनाव हारे हैं, विशंबर पूनिया हैं, जिला प्रमुख हर्षनी कुल्हरी का नाम भी चला। लेकिन बड़ी चीज़ यह है कि शुभकरण चौधरी जो हैं वो अगर खड़े होते हैं तो राजेंद्र गुढ़ा वहाँ तैयारियों में जुटे हुए हैं। झुंझुनू का क्या नियम कायदा और जो कास्ट इक्वेशन है वो किस तरह से जाएगी देखने वाली बात होगी। झुंझुनू का चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। जिस तरह से राजेंद्र गुढ़ा के वीडियो सामने आ रहे हैं, उनकी सक्रियता नजर आ रही है। और बड़ी चीज़ ये है कि झुंझुनू में अगर कांग्रेस में देखें तो ब्रजेंद्र ओला का, जैसे मैंने कहा कि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस रहेगा इसमें, तो उनकी पत्नी पूर्व जिला प्रमुख राजबाला ओला हैं,
उनके बेटे अमित ओला भी और उनकी पत्नी यानी कि बृजेंद्र ओला की पुत्रवधू आकांक्षा का नाम भी दावेदारों में है। और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दिनेश सुंडा भी दावेदारी कर रहे हैं और ओला विरोधी गुट सुंडा के नाम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये सचिन पायलट गुट से आते हैं ओला, देखते हैं क्या जो है वो चीज़ें बैठती हैं। अब बात अगर करें दौसा से सटी हुई देवली उनियारा, मतलब जो वाइस वर्सा जहाँ रिलेशनशिप बैठती है, गुर्जर मीणा और मूल ओबीसी पे अगर दांव लगता है, ये दांव माना जा रहा है देवली उनियारा सीट पे, क्योंकि सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा लगातार दूसरी बार एमएलए बने थे। अशोक गहलोत के टाइम में उन्हें खासा पीड़ित प्रताड़ित होना पड़ा था, धरने पे बैठना पड़ा था, लेकिन वो फिर विधानसभा चुनाव जीत गए। और लोकसभा चुनाव में जैसे ही वो टोंक सवाई माधोपुर से मैदान में उतरे, उन्होंने सुखबीर सिंह जोनापुरिया को हरा दिया। अब भाजपा की ओर से यहाँ पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर का नाम चल रहा है, जो 2013 से 18 के बीच एमएलए रह चुके हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला को टिकट दे दिया था और विजय बैंसला चुनाव हार गए थे। विजय बैंसला का एक बार फिर से नाम है कि वो 19,000 वोट से चुनाव हारे थे और ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा अगर किसी महिला प्रत्याशी को देती है तो विजय बैंसला की बहन यानी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की बेटी सुनीता बैंसला को भी टिकट दिया जा सकता है। प्रभुलाल सैनी का एक बड़ा नाम है कि भाजपा अगर पूर्व मंत्री और पार्टी में उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी को अगर सेट करना चाहे, वसुंधरा खेमे के रहे हैं, उनके समय में लंबे समय तक विधायक रहे, मंत्री रहे हैं, देवली उनियारा के रहने वाले हैं, वे यहाँ से एमएलए भी रहे हैं। विक्रम गुर्जर भी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी में वो लोकसभा चुनाव में भी शामिल हुए हैं। एक नाम सीताराम पोसवाल का भी है जो कि उद्यमी हैं, भाजपा में खासा सक्रिय हैं, वो भी टिकट की डिमांड में हैं। और कांग्रेस के कैंडिडेट्स की ओर देखें तो हरीश मीणा के भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री नमोनारायण मीणा और उनके बेटे भी पूर्व विधायक रामनारायण मीणा, धीरज गुर्जर भी दावेदारी कर रहे हैं। धीरज गुर्जर खासा नज़दीक बताए जाते हैं गांधी परिवार के, और इसके अलावा नरेश मीणा का मैं जिक्र कर चुका कि दौसा के साथ साथ देवली उनियारा से भी दावेदारी कर रहे हैं। जो सीट चर्चा में रहने वाली है वो राजस्थान के बीच में है, यानी सेंटर में, नाम क्यूंसर है और यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा है, मामला त्रिकोणीय हो सकता है। कांग्रेस ने यहाँ आरएलपी से गठबंधन के कोई संकेत अब नहीं दिए हैं। लोकसभा चुनाव में दावा था कि गठबंधन है, हनुमान बेनीवाल बाद में नाराज नजर आए और अब यह है कि यहाँ बीजेपी रेवंतराम डांगा के नाम पे विचार कर रही है। डांगा का नाम सबसे आगे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2069 वोटों से चुनाव हारे थे, हनुमान बेनीवाल से टक्कर गजब की दी थी। तो डांगा जो खासा चर्चा में रहे, अभी ये जो आपका वीर तेजा जी के मेले में जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद। दूसरा नाम डॉक्टर ज्योति मिर्धा का है, वो विधानसभा और लोकसभा लगातार दो चुनाव हार गई भाजपा के टिकट पे, उससे पहले भी वो लगातार हारती रही हैं, 14 और 19 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट में। तो हनुमान ये करीब 7,000 वोटों से पीछे रही, त्रिकोणीय मुकाबला था। अब टिकट जो है वो डिमांड कर रही हैं। एक और नाम हापूराम चौधरी का भी है और अगर कांग्रेस की ओर देखें तो रघुवेंद्र मिर्धा हैं, नागौर के विधायक हरेंद्र मिर्धा के बेटे हैं। उनमें भी टिकट वाली बात पे कांग्रेस के मुख्यालय पे हरेंद्र मिर्धा का डायलॉग सामने आया था। ये कांग्रेस के कद्दावर नेता रामनिवास मिर्धा के पोते हैं और अगर रघुवेंद्र का नाम नहीं बनता है तो जिला प्रमुख रही बिंदु चौधरी को भी पार्टी सोच सकती है कैंडिडेट बनाने में, क्योंकि बिंदु चौधरी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आई थी। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, जिसका एक बड़ा वोट बैंक है, क्या राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हनुमान बेनीवाल ने पिछले चुनाव में अपने भाई नारायण राम बेनीवाल को मौका दिया था, विधायक बना था। इस बार कहा जा रहा है कि वो अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को कैंडिडेट बना सकते हैं। हो सकता है वो नारायण बेनीवाल को भी एक और मौका दें, लेकिन फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ेंगे और लगता है बड़ी शिद्दत से लड़ेंगे। अगर यहाँ आरएलपी नहीं जीतती है तो फिर स्टेट लेजिस्लेशन असेंबली में आरएलपी का कोई भी विधायक नहीं रह जाएगा। ऐसे में आरएलपी के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। 84 सीट के ऊपर बड़ा, 84 का क्या 36 का आंकड़ा है भाजपा कांग्रेस का, कि वहाँ जिताऊ कैंडिडेट की तलाश है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के विधायक रहे राजकुमार रोत अब सांसद बन गए, वहाँ उपचुनाव हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपनी प्रतिष्ठा को किनारे पा रही हैं, सियासी जमीन पे अपने आप को ढूंढ रही हैं। यहाँ जिताऊ प्रत्याशी तलाशना चुनौती है। भारत आदिवासी पार्टी के नेता जीत की हैट्रिक, यानी कि 2 बार विधायक रह गए। 18 में रोत पहली बार बने, 23 में दूसरी बार बने, फिर सांसद बन के इस्तीफा देते हैं। 24 में होने वाले चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी 84 सीट
के ऊपर सोच रही हैं। भाजपा सोच रही है कि सुशील कटारा को कैंडिडेट दिया जाए, क्योंकि पूर्व विधायक रहे हैं और भाजपा में उनकी पकड़ बताई जाती है, लेकिन पिछले 2 चुनाव हारे हैं। ऐसे में दूसरे कैंडिडेट ये कह सकते हैं, पर उनके लिए एक सिंपैथी वोट बैंक हो सकती है। इसके अलावा महेंद्र बरजोड़, नानूराम परमार का भी नाम है। इसके अलावा महेंद्रजीत मालवीय को भी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है, क्योंकि मालवीय बांसवाड़ा से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। उन्हें भाजपा में आने के बाद कहाँ एडजस्ट करना है, ये चीज़ें देखी जाएगी। वो एक बड़ा चेहरा है आदिवासी वोट बैंक का, खास करके उस वोट बैंक का जहां दक्षिणी राजस्थान में पकड़ रखते हैं। बड़ा वागड़ बेल्ट के बड़े नेता हैं। और कांग्रेस की ओर देखें तो कांग्रेस पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा या उनके परिवार के सदस्यों को मौका दे सकती हैं, और नाम आ रहे हैं कि उनके भतीजे रूपचंद भगोरा को भी मौका दिया जा सकता है और बेटे महेंद्र भगोरा को भी। भारत आदिवासी पार्टी की अगर बात करें तो पोपटलाल खोखरिया का नाम वहाँ चल रहा है। भारत आदिवासी पार्टी जो है, उनका ये कहना है कि हम पहले बैठक करते हैं पब्लिक के बीच, पब्लिक तय करती हैं। तो ये सारी चीज़ हैं, क्योंकि उनकी पत्नी जो है वो एक पंचायत समिति की प्रधान है और आदिवासियों में उनकी मजबूत पकड़ है। तो इसके अलावा अनिल और दिनेश को भी मौका दिया जा सकता है। देखना यह है कि राजकुमार रोत जो कि युवा हैं क्या निर्णय लेते हैं, यह वक्त बताएगा। और अगर बात करें दूसरी सीटों की, तो सलुम्बर सीट जो अमृतलाल मीणा लगातार 2 चुनाव जीते, वहाँ भाजपा जो है वो सीट बचाने की चुनौती में है। यह एक 7 में से एक ही सीट ऐसी है जो कि भाजपा के कैंडिडेट के पास थी। बीजेपी के सामने अन्य 6 सीटें कांग्रेस और अन्य दलों से छीनने के साथ ही अपनी सीट को बचाने की भी चुनौती हैं। बीजेपी जो है वो यहाँ कोशिश कर रही है सहानुभूति की लहर का जो है वो लाभ ले। अविनाश मीणा जो अमृतलाल मीणा के बेटे हैं, दिवंगत अमृतलाल मीणा के, उनको प्रत्याशी बना सकती हैं। इसके अलावा यहाँ स्थानीय नेता नरेंद्र मीणा भी लगातार टिकट मांग रहे हैं। अगर अविनाश चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उन्हें टिकट दे सकती है भाजपा। लेकिन अमृतलाल मीणा जिस तरह से भाजपा के प्रति समर्पित थे, वहाँ बदल रही परिस्थितियों में भी उन्होंने पार्टी को खड़ा रखा। ऐसे में उनका नाम प्रभावी चल रहा है। पैनल में पंचायत समिति सेमारी के प्रधान दुर्गा प्रसाद, बीजेपी एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष सोनल मीणा और जया मीणा का नाम भी है। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सलुम्बर सीट पर लगातार 3 बार से हार रही है। इस सीट पर विधानसभा चुनाव हार चुके रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी जो है वो बसंती मीणा दावेदार हैं। रघुवीर मीणा एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, खासा आला कमान के नज़दीक रहे हैं, बड़े एसटी नेता हैं। और अगर अपन बात करें उस सीट पे जो कि रामगढ़ सीट है, और यहाँ 3 दशक से 2 ही परिवारों का राज रहा है। विधायक जुबेर खान का निधन हुआ। 1990 से ही ये सीट हिंदू मुस्लिम के बीच उलझी हुई है। इस पे या तो ज्ञानदेव आहूजा परिवार का कब्जा रहा या जुबेर खान का। 3 बार ज्ञानदेव आहूजा और 4 बार जुबेर खान विधायक रहे हैं। 2018 में जुबेर खान की पत्नी सफिया जुबेर यहाँ से विधायक रहीं। जय आहूजा का नाम चल रहा है, लेकिन वो पिछला चुनाव बड़ी बुरी तरीके से हारे थे, 3रे नंबर पे रहे थे। जय आहूजा या ज्ञानदेव आहूजा कौन होगा, दोनों का ही नाम संभावितों में शामिल हैं। साथ ही पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़के जय आहूजा को 3रे नंबर पे धकेलने वाले सुखवंत सिंह पे भी भाजपा दांव खेल सकती है, क्योंकि सुखवंत सिंह पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और 2रे नंबर पे रहे थे। पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल का भी नाम है, वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नज़दीकी माने जाते हैं। इसी सीट पर अगर कांग्रेस की बात करें तो माना जा रहा है कि सफिया जुबेर सहानुभूति की लहर के चलते एक प्रभावी कैंडिडेट होंगी, और सफिया 2018 में इस सीट से विधायक रह चुकी हैं और उनका परफॉर्मेंस जिस हिसाब से विधानसभा में रहा वो उनके पक्ष में जा सकता है। बीजेपी के पैनल में 3 से 5 नाम शामिल बताए जाते हैं, और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने पैनल तैयार करके केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है और हर सीट पे कम से कम 3 और अधिकतम 5 नाम शामिल किए गए हैं। इस पैनल में केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर पे भी नाम शामिल कर सकता है। तो यह सारी चीज़ें जो है, खास करके राजस्थान में होने वाले उपचुनाव को लेके भाजपा अब इन पैनल में शामिल नामों को लेके एक अंतिम सर्वे करवा रही है। इस सर्वे में जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसे टिकट मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि पैनल में नाम शामिल करने से पहले ही बीजेपी करीब 3 सर्वे कर चुकी हैं। कांग्रेस में भी
जो है प्रक्रिया थोड़ी पीछे है, लेकिन कांग्रेस ने कहा जा रहा है कि सभी सीटों पे रायशुमारी कर ली है। अब कांग्रेस कमजोर जिन सीटों पे हैं वो 84 हैं, वो खींवसर हैं जहां उनके सांसद नहीं बने। बाकी सीटों पे कांग्रेस मजबूत बताई जाती हैं, सलूम्बर भी। लेकिन कुल मिला के देखना यह है कि अक्सर बीजेपी के बाद ही कांग्रेस पत्ते खोलती हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के बाद कांग्रेस जो है वो पत्ते खोलेगी। आपको क्या लगता है, इन उपचुनावों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या हर बार की तरह सहानुभूति की लहर में होने वाले उपचुनाव और किसी के सांसद बनने के बाद एक और मौका उसी पार्टी को दिए जाने की संभावनाओं पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।